हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एनसीईआरटी का जो हम लोग का लाइन बाय लाइन सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट सेशन। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग जो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस था उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में उसका चित्रा उड़ाए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में हम लोग डिटेल्स में इसका आज चित्रा उड़ाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग लपेटना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आयनेशन एंथैल्पी देखेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आयनेशन एंथैल्पी क्या बोल रहा है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पूरा इसका बाट लगाते जाएंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, ये क्वांटिटेटिव मेजर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, देखिए यहाँ पे जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों जो टर्म है ये आपका क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है ये। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना मेरे बड़े भाई, ये जो है ये क्वालिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, इसको तोल सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं कि कितना इसका अमाउंट है, इसका ये तोल सकते हैं हम लोग। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये अपना क्या है, ये अपना क्वालिटेटिव है, ये क्वांटिटेटिव नहीं है। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी of an element to lose electron is given by its ionization enthalpy. It represents the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom in its ground state. बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बोले क्या बकर बकर कर दिए सर जी, कुछ अपना खोपड़िया में घुसा नहीं। देखिए अभी खोपड़िया में पूरा घुसा देता हूँ सिरिंज से। क्या टर्म है, क्या बता रहे, देखिए एक एक लाइन को आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखें कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये अपना क्या है, एक ये तो एक अपना क्वांटिटेटिव मतलब टर्म है। दूसरी बात क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे तीन चीज बोला कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि एटम है, ठीक है ना, एटम है। तो बता रहे देखिए जो एटम का मान लीजिए लास्ट सेल, बहुत सारा सेल रहता है ना, लास्ट सेल बहुत सारा सेल मान लेता हूँ मैं, ये लास्ट सेल है। लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो लास्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग को जितना एनर्जी देना पड़ेगा, जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, दम लगा के जितना हम लोग को एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसको आयनेशन एंथैल्पी होता है। लेकिन ये कंडीशन क्या बता रहा है कि किस एटम का इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकालेंगे। डेफिनेशन देखिए आराम से समझिए। आयनेशन एंथैल्पी क्या बोलता है कि किसी एटम का लास्ट सेल से, किसी एटम का लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग को क्या करना है, उड़ाना है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनेशन एंथैल्पी। लेकिन एटम किस तरह का होना चाहिए, जो एटम है एटम अपना आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए मेरे भाई। बोलेंगे सर क्या क्या, देखिए एक एक टर्म में बोलेंगे, एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, एक एक टर्म नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला कि आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसियस स्टेट होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। हर एटम का हम लोग नहीं निकाल सकते हैं आयनेशन एंथैल्पी, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान नहीं है। एटम की क्या होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब क्या, मतलब एक सिंगल एटम, मतलब सिंगल एटम जो क्या है आपका फ्री स्टेट में रहता है। आइसोलेटेड एटम मतलब फ्री स्टेट में रहे, मतलब कुछ कंबाइन में नहीं रहेगा। क्यों आइसोलेटेड बोल रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए एटम कंबाइन में रहता है ना, एटम अगर मान लीजिए कंबाइन में रहता है ना, तो क्या होता है कि एक एटम, इस मान लीजिए इस एटम का मेरे को आयनेशन एंथैल्पी निकालना है और एटम कंबाइन में है, तो ए एटम का फोर्स क्या करता है, दूसरे उसके ऊपर काम करता है। इसका भी जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब एटम्स पास में आता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करने के कारण क्या होता है कि इसका एनर्जी में वेरिएशन ला देता है। इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी में आपका वेरिएशन ले आता है। तो वेरिएशन ले आने के कारण क्या होता है कि हम लोग का आयनेशन एनर्जी जो है वो परफेक्ट हम लोग को निकल नहीं पाता है। इसलिए क्या करना है, और क्योंकि हम लोग को आयनेशन एनर्जी जो निकाल रहे हैं हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए होता है। इसीलिए क्या होता है कि जब कंबाइन स्टेट में रहता है ना, तो एक दूसरे का एटम का क्या होता है, इन लोग का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी में वेरिएशन आ जाता है, जिसके कारण हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं मिल पाता। इसीलिए एटम अपना क्या होना चाहिए, एटम अपना होना चाहिए आपका आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड का मतलब होना चाहिए कि कंबाइंड में नहीं रहेगा, फ्री एक सिंगल एटम होना चाहिए फ्री स्टेट में, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। गैसियस स्टेट में होना क्यों चाहिए, क्योंकि गैसियस स्टेट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि एटम तभी फ्री होता है जब एटम गैसियस स्टेट में रहता है। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जब एटम रहता है, सॉलिड स्टेट में एटम तो फ्री स्टेट में नहीं रहता है,
फ्री स्टेट में नहीं रहता है। क्यों? सॉलिड स्टेट में हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टल का फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल का फॉर्म में हम लोग देखे थे कि ऐसे ऐसे करके क्या होता है, एकदम कंबाइन स्टेट में रहता है सॉलिड स्टेट में। इसलिए फ्री होने के लिए एटम को गैसेस होना पड़ेगा, गैसेस स्टेट में हम लोग को फ्री एटम मिलता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा फ्री होगा। तो इसीलिए फ्री हम लोग का क्या होना चाहिए, गैसेस स्टेट में मतलब ये होना चाहिए। और दूसरा क्या, ग्राउंड स्टेट। एटम क्या होना चाहिए अपन का, एटम जो है वो अपनों को ग्राउंड स्टेट होना चाहिए। देखिए ग्राउंड स्टेट में क्यों एटम होना चाहिए, इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा इसको रिमूव करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि ग्राउंड स्टेट अपन का होता है क्या है। देखिए यहाँ पे देखिए समझेंगे ग्राउंड स्टेट क्या होता है कि एटम जो बोल रहा है कि एटम शुड बी इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट मतलब फुटबॉल खेलने का ग्राउंड नहीं भाई हमारा, ये दूसरा ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब एटम ग्राउंड स्टेट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग दो चीज जानते हैं, एक ग्राउंड स्टेट और दूसरा क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट। ये दोनों को हम लोग समझेंगे क्या है। देखिए इसको समझना बहुत मतलब जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग समझ लेते हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या, समझ लेते हैं कि ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, ग्राउंड स्टेट मतलब हम लोग समझते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, इसको हम लोग समझ लेते हैं कभी कभी क्या, ग्राउंड स्टेट समझते हैं कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लेकिन और हम लोग क्या करते हैं, मतलब कभी कभी क्या करते हैं, ग्राउंड स्टेट मतलब हम लोग जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट, और लोएस्ट एनर्जी स्टेट किस में होता है, n=1 के सेल में। तो कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, ग्राउंड स्टेट को हम लोग इक्वल कर देते हैं n=1 से, n=1 मतलब के सेल के साथ, के सेल में सबसे एनर्जी लो रहता है। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, सरासर गलत है। ग्राउंड स्टेट क्या है आपका, मतलब n=1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट जो है, ग्राउंड स्टेट डिफरेंट एटम के लिए ना डिफरेंट होता है, डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट होता है ग्राउंड स्टेट। जैसे कैसे सर डिफरेंट एटम के लिए डिफरेंट कैसे होता है, जैसे मैं कोई एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं हाइड्रोजन का ले लिया, हाइड्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। देखिए बढ़िया से एकदम पूरा एकदम इसका ऐसा मतलब पढ़ेंगे ना, आज के बाद मैं बोल सकता हूँ कि आप कभी भी एनसीईआरटी इससे नहीं पढ़ेंगे। कैसे आप ये पूरा डिटेल्स में एक चीज पढ़ेंगे। देखिए हाइड्रोजन का मैं 1s1 लिया, 1s लिया, तो देखिए हाइड्रोजन में केवल एक ही स्टेट है, 1s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता नहीं है। तो इसलिए हाइड्रोजन का केस में ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू n=1, ये सही है हाइड्रोजन के लिए। लेकिन वही अगर मैं सोडियम ले लिया, तो देखिए सोडियम के लिए क्या है, मैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, तो देखिए कैसे लिखूंगा, 1s2 लिखा, 2s2 लिखा, 2p6 लिखा, 3s1 लिखा। ये सोडियम का क्या है, ये सोडियम का आपका ग्राउंड स्टेट है, ये सोडियम का ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट मतलब जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन बिना कुछ मतलब इधर उधर कूदे, जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना हम लोग एलिमेंट का किसी का, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसी स्टेट में क्या होता है, जो एटम है अपना स्टेबल फॉर्म में रहता है, क्योंकि एनर्जी सबसे लो रहता है ग्राउंड स्टेट में, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये नहीं कि n+1 मतलब n=1 में रहेगा तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, के सेल में रहेंगे तो ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए के सेल भी है, एल सेल भी है, एम सेल भी है, तो यही इसका सोडियम के लिए ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट ग्राउंड स्टेट है। तो ये भी देखिए, तो सोडियम का एक्साइटेड स्टेट क्या, एक्साइटेड स्टेट किसको बोलेंगे, देखिए मान लीजिए अगर ऐसा होता है कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1 का जो इलेक्ट्रॉन है, एक कूद के कभी कभी क्या होता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन में हम लोग की एनर्जी पास करते हैं ना, तो एनर्जी गेन करके क्या करता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कूद जाता है। देखिए ये जो 3s ऑर्बिटल है, 3s में जो 3 में, अब देखिए 3 में क्या है, s भी है, p भी है, d भी है 3 में। तो क्या करता है, उसी 3 और 3 सेल का s ऑर्बिटल से क्या करता है, कूद के वो 3p में चला जाता है, 3p1। ये क्या हो जाता है, ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो जाता है, ये का आपका सोडियम का। इसे और एक एग्जांपल देता हूँ भाई मेरा, देखिए मैग्नीशियम का लिया, मैग्नीशियम के लिया, मैग्नीशियम का कैसे लिखा मैं, 3s2 1s2 लिखूंगा, 2s2 2p6 और 3s2 मैग्नीशियम का लिखा। तो मैग्नीशियम का अगर मैं ऐसे लिखा तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखिए देखिए देखिए, ये 3s हुआ, ये 3p हुआ। तो क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है 3s का, ये कूद के 3p में चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग का निकल के क्या आ जाता है, 3s1 3p1, 3s1 3p1। ये क्या हो जाता है, ये मैग्नीशियम का एक्साइटेड स्टेट हो जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपका एनर्जी मिलता है तो फिर क्या करते हैं, वो हायर मतलब ऑर्बिटल में कूद जाता है, तो इसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए एक चीज जो मैं आपको बताया, समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, देखिए जो 3s से कूद के ना 3p में जा रहा था,
तो कूदेगा कितना दूर छलांग लगाएगा। देखिए 3 सेल से 4 सेल तक नहीं कूदेगा, जैसे 3s से 4p तक नहीं कूद पाएगा क्योंकि इतना बड़ा छलांग लगा ही नहीं पाएगा। सेम सेल का डिफरेंट ऑर्बिटल में कूदेगा, सेम सेल का डिफरेंट ऑर्बिटल, क्योंकि सेम सेल का ऑर्बिटल का एनर्जी काफी सेम रहता है। उसमें भी एस और पी का जो एनर्जी है वो लोएस्ट रहता है, डी का और ज्यादा रहता है, डी तक वो कूद नहीं पाता है। तो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम कूदेगा 3 का ही, थर्ड ऑर्बिटल का ही पी सबसेल तक वो क्या करता है, कूदता है। तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि एटम क्या होना चाहिए, एटम ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में वो क्या है, ऑलरेडी एनर्जी जो है वो गेन क्या रहता है, ऑलरेडी एनर्जी जो है वो गेन क्या रहता है एक्साइटेड स्टेट में, ऑलरेडी एनर्जी गेन क्या रहता है। तो उसमें क्या होगा, आयनेशन एंथैल्पी बहुत मेरे को मिनिमम देना पड़ेगा, बहुत मिनिमम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी वो क्या हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो उसमें भी मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म का वैल्यू नहीं निकल पाएगा। इसलिए क्या करते हैं, हम लोग का जो एनर्जी ये आयनेशन एंथैल्पी निकालने के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग का जो ये है आपका जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ऑलरेडी वो एनर्जी लेके रखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं देखिए, इन अदर वर्ड्स द फास्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज द एंथैल्पी चेंज डेल एच फॉर द रिएक्शन डिपिक्टेड इन इक्वेशन 3.1। देखिए यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी कैसे बोल रहा है कि एक एटम है, जैसे एक एटम है गैसेस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, है ना। तो फिर उसके साथ क्या करेंगे, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ऐसा कुछ इसका क्या हो जाता है, अब बन जाता है ये आपका इलेक्ट्रॉन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी या फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। इसको हम लोग फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, और एक चार्ज क्रिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। बोले बहुत बढ़िया सर, आगे बढ़िए ना, थोड़ा बहुत बकर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आप लोग का जब ये सिफारिश है, क्या बोलेंगे, द आयनेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस इन यूनिट्स किलोजूल पर मोल। आपको यूनिट याद रखना है कि आयनेशन एंथैल्पी हम लोग बोले कि इसका यूनिट क्या है, किलोजूल पर मोल है, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ही पढ़ते हैं कि ये क्या है, एक क्वांटिटेटिव है, इसलिए क्या करते हैं, इसको यूनिट देके हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्योंकि यूनिट किसको हम लोग डोनेट करते हैं, यूनिट का रिप्रेजेंटेशन किसके लिए है, जिसका मेजरमेंट है। अगर मेजरमेंट पॉसिबल है तो उसका यूनिट है। तो देखिए इसीलिए क्या है कि इसका यूनिट है, मतलब क्या है, आपका आयनेशन एंथैल्पी मेजरेबल है, वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं इसके लिए। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है कि we can define the second ionization enthalpy as the energy required to remove the second most loosely bounded electron. It is the energy required to carry out the reaction shown in equation 3.2. तो second ionization enthalpy क्या होता है, देखिए second, ये first ionization enthalpy हो गया, second ionization enthalpy क्या हो जाता है, second ionization enthalpy है जब हम लोग second ionization enthalpy में हम लोग आयन का क्या करते हैं, आयन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा, 2+ हो जाएगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हम लोग का निकल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और एक अगर थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बोले, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी हो जाएगा। थर्ड आयनेशन एंथैल्पी बोलेगा तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग को निकालना है। देखिए x2+ है, यहाँ से हम लोग थर्ड एंथैल्पी निकालेंगे तो x3+ हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो देखिए क्या हो रहा है, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हम लोग जानते हैं, हम लोग ये पढ़ चुके हैं भाई, हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो ये होता है, जो अपन का कटाइन होता है, एक मिनट, जो अपन का कटाइन होता है, कटाइन का जो साइज होता है वो क्या होता है, वो कम होता है उसका न्यूट्रल एटम से। न्यूट्रल एटम से कटाइन का साइज क्या होता है, कम होता है। न्यूट्रल एटम से कटाइन का साइज कम होता है, मतलब जितना नंबर ऑफ कटाइन का चार्ज जितना बढ़ते जाएगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं एटॉमिक रेडियस में, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ, कि जितना चार्ज बढ़ते जाएगा उतना क्या होगा, एटम का साइज घटते जाएगा। जितना चार्ज बढ़ते जाएगा, यहाँ पे देखिए, चार्ज जितना बढ़ते जाएगा, एटम का जो साइज है मेरे भाई, एटम का साइज उतना घटते जाएगा। क्यों घटते जाएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, अपना न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। जब साइज घट रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, साइज अगर घट गया और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, साइज घटने से तो क्या होता है, साइज घट जाता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को जो है न्यूक्लियस और स्ट्रांगली क्या करता है, उसको ये पकड़ के रखता है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन निकलना उतना आसान नहीं होता है।
तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा मतलब ये होगा, मतलब कटाइन का चार्ज बढ़ते जाएगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका साइज घटते जाएगा, और जितना ज़्यादा साइज घटते जाएगा उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट होगा, और उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना डिफिकल्ट होगा उतना एनर्जी से आपको एनर्जी लगेगा, उतना एनर्जी खर्च होगा। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वैल्यू है वो फार फार ग्रेटर देन है आपका सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से। आशा करता हूँ ये समझ में आया, क्योंकि जैसे 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कटाइन का चार्ज बढ़ते जा रहा है, साइज घटते जा रहा है, साइज घटते जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन में आकर्षण बढ़ रहा है, इन लोग को भी आकर्षण बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होता है और एनर्जी उतना ज़्यादा हम लोग का खर्च होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे देखिए, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, hence ionization enthalpy are always positive। क्या बता रहे हैं कि हमेशा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटम मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी चीज को निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, एनर्जी जो है, एनर्जी हम लोग को देना पड़ेगा, एनर्जी हम लोग को पाम करना पड़ेगा। और जब हम लोग एनर्जी देते हैं, एनर्जी जब एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है, जो डेल्टा एच का वैल्यू है वो क्या होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है। एनर्जी जब देते हैं हम लोग, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है ना, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करता है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं भाई मेरा, है ना, एंडोथर्मिक है। इसलिए आपको, इससे आपको क्या पता चलेगा कि जो ये हम लोग का आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक एंडोथर्मिक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एक एंडोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो डेल्टा एच पॉजिटिव है, और डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको ये याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग का क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट to remove an electron from a positively charged ion than from a neutral atom. In the same way, third ionization enthalpy will be higher than the second and so on. The term ionization enthalpy, if not qualified, is taken as the first ionization enthalpy. आपको मैं समझा चुका हूं कैसे, इसको समझाने की जरूरत नहीं, बस एक रीडिंग कर दिया। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी इफ नॉट क्वालिफाइड इज टेकन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ना बोले, खाली आयनाइजेशन एंथैल्पी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको ये समझ में आया, आशा करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहा है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स having atomic number up to 60 are depicted in figure 3.5। 3.5 में आपका दिया हुआ है डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट वैल्यू दिया है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का। क्या बोल रहे हैं, द पीरियोडिसिटी ऑफ द ग्राफ इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, मतलब क्वाइट स्ट्राइकिंग है ग्राफ। क्यों स्ट्राइकिंग है, you will find maximum at the noble gas which have close electron cell and very stable electronic configuration। क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए कि जो आपका नोबेल गैस है, नोबेल गैस का आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नोबेल गैस का क्या होता है, ऑक्टेट पूरा रहता है। हम लोग जानते हैं NH2 आपका, सॉरी हम लोग जानते हैं कि नोबेल गैस जो है आपका, नोबेल गैस में क्या होता है, उसका ऑक्टेट पूरा रहता है। जैसे NH2 NP6 इसका ऑक्टेट पूरा है, जिसके कारण क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन एक निकालना इससे मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होता है आपका मतलब नोबेल गैस से। क्योंकि नोबेल गैस लोग क्या होता है, कैलाश बाबा है, मतलब किसी से दुनियादारी से मतलब नहीं है, ना किसी से कुछ लेगा, ना किसी को कुछ देगा। तो इसीलिए क्या है, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे मैक्सिमम रहता है। तो ग्राफ में पीक में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या रहता है, किसका रहता है, नोबेल गैस का आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट रहता है। आगे क्या बता रहे हैं देखिए यहाँ पे, on the other hand minimum occur at the alkali matter and their low ionization enthalpy can be correlated with higher reactivity। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि सॉरी यहाँ पे क्या बता रहे हैं देखिए कि हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नोबेल गैस का है, लेकिन जो लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देखें, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका होता है मेरे भाई, अल्काली मेटल का। अल्काली मेटल का जो है, अल्काली मेटल का, एक मिनट, अल्काली मेटल का जो है वो सबसे लोएस्ट रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्काली मेटल का क्या होता है, साइज जो है वो सबसे हाई रहता है।
और क्या करते हैं, अल्कली मेटल क्योंकि एकदम ग्रुप 1 का मेंबर है, इसका साइज बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा रहता है और इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कैरेक्टर है वो भी हाई रहता है। इसके कारण क्या, जिससे कारण क्या होता है कि इससे एक तो इलेक्ट्रॉन हम लोग को जल्दी से टपकाने का बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए आयनेशन एंथैल्पी का पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखें कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग देखेंगे, पीरियोडिक टेबल में आयनेशन एंथैल्पी जो है वो मैक्सिमम किसका होता है, नोबेल गैस का। अभी देखें हम लोग नोबेल गैस का, और जो है वो लोएस्ट किसका होता है, एकदम लोएस्ट आयनेशन एंथैल्पी लोएस्ट किसका होता है, ग्रुप 1 मेंबर का, मतलब अल्कली मेटल का। अब आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो देखिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, इन एडिशन यू विल नोटिस टू ट्रेंड्स, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जनरली इंक्रीजेस एज वी गो अक्रॉस ए पीरियड एंड डिक्रीजेस एज वी डिसेंड इन ए ग्रुप। देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे, टू ट्रेंड्स हम लोग को देखने को मिलता है ये में आपका आयनेशन एंथैल्पी का। जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाते हैं पीरियड में, तो क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग का बढ़ता है। क्योंकि साइज घटता है, पीरियड में साइज घटता है, साइज अगर घटिंग तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़िंग। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, वही ये में जाते हैं, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो क्या होता है, साइज जब टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप से जब हम लोग बॉटम जाते हैं भाई मेरा, तो क्या हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटिंग, क्योंकि साइज बढ़िंग तो क्या होगा, साइज बढ़ने से क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो ये रहता है, मतलब अट्रैक्शन रहता है, वो वीक हो जाता है। न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाता है साइज बढ़ने से। इसके कारण क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका बहुत लो हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या क्या फंडा बोला है यहाँ पे, देखिए आगे क्या बोला है यहाँ पे, यू विल अप्रिशिएट देखिए क्या बोल रहा है, यू विल अप्रिशिएट द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस आर क्लोजली रिलेटेड प्रॉपर्टी। क्या बता रहे, देखिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना मेरे भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो क्या है, एटॉमिक रेडियस के साथ क्या रिलेशन, इसका एटॉमिक रेडियस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एटॉमिक रेडियस के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो एटॉमिक रेडियस के साथ अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या कि एटम का रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग को घटेगा, एटम का रेडियस अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। तो यही रिलेशन रहता है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस का। तो बता दें, टू अंडरस्टैंड दिस ट्रेंड्स वी हैव टू कंसीडर टू फैक्टर्स। इसका रिलेशन को, इनका बीच जो रिलेशन है, इस रिलेशन को समझने के लिए दो कारण हम लोग को चाहिए। कौन सा कारण है, दो कारण क्या है, द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियस, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस का रिलेशन, मतलब इन लोग के बीच क्या खिचड़ी पक रहा है, इसको जानने के लिए दो चीज हम लोग चाहिए। एक क्या है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, दोनों के बीच का आकर्षण का सिद्धांत हम लोग को जानना पड़ेगा। दूसरा क्या है, द रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। जब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक सेल में रहता है तो उनके बीच जो क्या करता है, जो लफड़ा होता है, रिपल्सन होता है। एक दो कारण से हम लोग जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिप्रेजेंटेड, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए। देखिए यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ है आपका, कुछ ग्राफ वगैरह दिया है। एक ग्राफ वगैरह आप अच्छा से ये कर लीजिएगा, ग्राफ वगैरह दिया है, ग्राफ वगैरह देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए। अच्छा ग्राफ थोड़ा मैं बता ही देता हूँ आपको, देखिए फिर उसके बाद पढ़ेंगे वाला। ग्राफ में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3.5 में क्या दिख रहा है, देखिए सबसे पहले जो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है, देखिए सबसे पीक में है आपका नोबेल गैस का, और सबसे लोएस्ट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देखते हैं क्या, अल्कली मेटल का लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसका होता है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं, एक ही पीरियड्स में जाते हैं, तो पीरियड्स में जब जाते हैं हम लोग क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग का बढ़ता है पीरियड्स में। तो देखिए लिथियम है, लिथियम के बाद पीरियड में बेरिलियम आता है, इसलिए लिथियम के बाद बेरिलियम का है। लेकिन बेरिलियम के बाद बोरोन आता है, लेकिन पीरियड में क्या बोला कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कांड हो गया क्या कि बोरोन का देखिए अकॉर्डिंग टू मतलब रूल क्या होना चाहिए, बोरोन का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बेरिलियम के बाद बोरोन आ रहा है, ज्यादा लेफ्ट में, ज्यादा राइट में, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ता है, ज्यादा राइट में कौन है, बोरोन है, तो बोरोन का बढ़ना चाहिए। लेकिन बोरोन का क्या हो गया, घट हो गया। तो सर ये तो जादू हो गया, जादू हो गया। ये कौन सा जादू है अभी बताऊंगा मेरे आपको। देखिए उसके बाद देखिए बोरोन से कार्बन जाएंगे, ये ज्यादा राइट में है तो कार्बन का बढ़ता है, उसके बाद नाइट्रोजन का बढ़ता है, फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है,
ऑक्सीजन ज्यादा राइट में है, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, लेकिन क्या हो गया, फिर से टाइम टाइम फिश हो गया इसका, फिर से घट गया। क्यों हो रहा है ये सब, ये लफड़ाबाजी सब मैं दिखाऊंगा कि इन लोगों का क्या लफड़ाबाजी कर रहा है। उसके बाद फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन नियोन का, ये आप एक ग्राफ देख लीजिएगा। उसके बाद जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो लगातार क्या करता है, घटता है। लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप से डाउन जब आते हैं ग्रुप 1 का तो लगातार यहाँ पे घट रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम will be less than the actual charge on the nucleus because of shielding or screening of the valence electron from the nucleus by the intervening core electrons। क्या है कि न्यूक्लियस चार्ज और एक हम लोग देखें शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट इसके प्रीवियस क्लास में बताया था, यहाँ पे थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस का चार्ज होता है ना, न्यूक्लियस का चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन तक पूरा पहुंच नहीं पाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं एक, ठीक है, मैं मान लीजिए कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हूं और ये अपना सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या होता है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं सोडियम का एग्जांपल लिया, सोडियम का एग्जांपल लेगा, सोडियम का क्या रहता है, ये 2, 8 और 1 रहता है, 2, 8, 1 रहता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, जो न्यूक्लियस को चार्ज है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है, जैसे मान लीजिए मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, अच्छा समझिए, न्यूक्लियस का जो चार्ज है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ जेड से। तो होता क्या है कि न्यूक्लियस का चार्ज, देखिए ये न्यूक्लियस है और क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका न्यूक्लियस का चार्ज पड़ रहा है, जिसके कारण क्या कर रहा है, इसके बीच इसको मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच कर रख रहा है। लेकिन होता क्या है, एक इफेक्ट काम करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसके कारण, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस का पूरी इफेक्ट ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर आ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि देखिए बाहर वाला सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, देखिए यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है। भीतर वाला सेल, भीतर वाला का सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो क्या करता है, ये न्यूक्लियस को चार्ज को स्क्रीन करके कवर करके रखता है। ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन जो है आपस में अपना लफड़ाबाजी करते रहता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल्सन करता है, झगड़ा करते रहता है, झिझकते रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियस इसी 8 इलेक्ट्रॉन को परेशानी को मतलब संभालने में क्या हो जाता है, व्यस्त हो जाता है, जिसके कारण इसका न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ तक पहुंच नहीं पाता है। पहुंचता है लेकिन जितना पहुंचना चाहिए उतना पहुंच नहीं पाता है। कुछ परसेंट को क्या करता है, जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला देखिए, इनर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ये रोक कर रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं, एक टर्म हम लोग सुनेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज कितना इफेक्टिव हो रहा है, मतलब पूरा तो नहीं हो पा रहा है, कितना इफेक्ट फैला पा रहा है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, कितना इफेक्ट फैला पा रहा है, पूरा फैला नहीं पा रहा है क्योंकि रोक रहे भाई, इसलिए इसको मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग कैसे निकालते हैं कि जितना हम लोग को न्यूक्लियर चार्ज होना चाहिए माइनस सिग्मा से हम लोग इसको माइनस ये करते हैं। सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट है, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट, सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। सिग्मा हम लोग का स्क्रीनिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब क्या, ये जो आपका सील्ड करके रहता है, स्क्रीन करके रखता है ना, इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये कितना रोक के रखा, कितना टोटल आना चाहिए था और कितना रोका, इसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब एक्चुअल में कितना न्यूक्लियस का चार्ज मतलब पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो देखिए आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा कि फॉर एग्जाम्पल द 2s इलेक्ट्रॉन इन लिथियम इज शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर कोर 1s इलेक्ट्रॉन। As a result, the valence electron experience a net positive charge which is less than the actual charge plus 3। जैसे देखिए मेरे बड़े भाई, यहाँ पे मैं लिथियम का एग्जांपल देता हूँ, एक एक चीज आपको समझा देंगे, खोपड़ी में पूरा एकदम ट्रांसफर कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे मैं लिथियम का लिया, मैं लिखता हूँ क्या है 1s2 2s1, ये लिथियम का केस है। तो लिथियम का अगर मैं बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे क्या है 1s है। तो 1s में अपना, और यहाँ पे क्या है अपना पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है यहाँ पे मानू, तो 1s में अपना क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके कारण क्या होता है, देखिए जो अब और क्या, लिथियम का कितना है आपका, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 3 है। तो मतलब प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +3 होना चाहिए।
लेकिन पूरा +3 जो चार्ज है वो 2s इलेक्ट्रॉन के तरफ वो पहुंच नहीं पाता है पूरा +3। क्यों? क्योंकि जो इनर सेल का 2s इलेक्ट्रॉन है ना, ये +3 को क्या करता है, मतलब रोक के रखता है, पूरा इसके पास पहुंच नहीं पाता। पूरा +3 किसके पास पहुंचता है, 1s ऑर्बिटल 1s2 के ऊपर, 1s2 के ऊपर पूरा जो न्यूक्लियर चार्ज का फुल फ्लेज जो ये पड़ता है, दर्शन उसका होता है न्यूक्लियस का, वो 1s इलेक्ट्रॉन में होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके आगे में कोई स्क्रीन नहीं है, वो एकदम न्यूक्लियस के पास में एकदम खड़ा है, पूरे न्यूक्लियस के पास में खड़ा है, इसीलिए ज्यादा फोर्स उसके ऊपर पड़ता है। लेकिन जैसे ही 2s में आ जाता है तो क्या करता है, देखिए एक स्क्रीन लग गया, एक स्क्रीन लग गया, इसके कारण क्या होता है कि पूरा जो +3 चार्ज इसके ऊपर आ नहीं पड़ता है। क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, जो 2s इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसके ऊपर न्यूक्लियस का जो प्रभाव है थोड़ा कम हो जाता है, ये यहाँ पे बोलने का चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, इन जनरल शील्डिंग इज इफेक्टिव when the orbital in the inner cell are completely filled. This situation occur in the case of alkali metals which have single outermost ns electron predicted by a noble gas electronic configuration। बहुत जरूरी बात है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए इसको अच्छा से समझिए, अच्छा से पढ़ रहे तो बहुत अच्छा से समझिए। क्या बता रहा है, जो शील्डिंग इफेक्ट है, मतलब आपका ये जो बता रहा है दिस सिचुएशन ओकर, ये जो शील्डिंग इफेक्ट है यहाँ पे बताना चल रहा है, जो शील्डिंग अपना इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है, जब जो इनर सेल है ना मेरा भाई, इनर सेल जब कंप्लीटली फिल्ड रहता है, इनर सेल जो है अपना जब कंप्लीटली फिल्ड रहता है तब इसका इफेक्टिवनेस सबसे ज्यादा रहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आप नोबेल गैस में आप देखेंगे अल्कली मेटल्स का केस में, अल्कली मेटल्स के केस में ना, जो अल्कली मेटल्स के केस में, अल्कली मेटल्स के केस में ये जो शील्डिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे मैक्सिमम होता है। जो शील्डिंग इफेक्ट है अल्कली मेटल के केस में सबसे मतलब सबसे सबसे हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए अल्कली मेटल्स का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए मैं एग्जांपल लिया सोडियम, सोडियम एग्जांपल लिया अल्कली मेटल्स का, तो सोडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो कब इफेक्ट होगा, जब इनर सेल, जब इनर सेल एटम का इनर सेल क्या है, फुल मतलब ये रहेगा, फुल्ली फिल्ड रहता है। तो देखिए अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका 3s1 के केस में क्या हो रहा है, 3s1 के केस में देखिए उसका इनर सेल जो है 2s2 2p6 सेकेंड सेल फुल्ली पैक्ड है, मतलब एकदम ऑक्टेट कंप्लीट किया हुआ है, सबका ऑर्बिटल फुल है। एस का भी 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम होना चाहिए, 2 ऑर्बिटल पूरा फिक्स है। पी का भी 6 और 6 पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 के 6 फुल है, तो पूरा फुल रहता है। इसीलिए क्या होता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है आपका, स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो आपका मैक्सिमम होता है किसमें, अल्कली मेटल्स के कारण। और स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम होता है जिसके कारण क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट मैक्सिमम, तो क्या होगा जो जेड इफेक्टिव है वो क्या हो जाएगा, वो मिनिमम हो जाएगा। और जेड इफेक्टिव मिनिमम हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हम लोग का क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। जेड इफेक्टिव मिनिमम मतलब न्यूक्लियस का चार्ज मिनिमम पड़ रहा है, तो मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम। इसलिए क्या हो जाता है, जो अल्कली मेटल है ना हम लोग का भाई, अल्कली मेटल अल्कली मेटल का जो हम लोग का आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो सबसे हम लोग का लो रहता है। आपको ये समझ में आया, अभी समझ में आ रहा है क्यों सबसे लो रहता है अल्कली मेटल का, क्योंकि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है। क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि अल्कली मेटल का जो इनर सेल है वो फुल फ्लेज में पूरा 6 पैक्स बनाया हुआ है, इसीलिए इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो चलिए अभी क्या करते हैं अपन, वीर तुम बढ़े चलो, चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है यहाँ पे क्या बता रहे हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन across the second period, successive electrons are added to orbitals in the same principal quantum level, and the shielding of the nuclear charge by the inner core of electron does not increase very much to compensate for the increasing attraction of the electron to the nucleus. Thus, across a period, increasing nuclear charge outweighs the shielding. Consequently, the outermost electrons are held more and more tightly, and the ionization enthalpy increases across a period। देखिए जो है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये वाला केस होता क्या है आपका, जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में, तो क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाते हैं, तो मैं क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं,
लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब हम लोग पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपका ये ले लिया, लिथियम ले लिया, लिथियम का केस ले लीजिए, बेरिलियम का केस ले लीजिए, और क्या ले लीजिए, बोरोन का केस ले लीजिए। तो लिथियम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं क्या रहता है आपका 1s2 2s1 होता है। यहाँ पे क्या रहता है 1s2 2s2, यहाँ पे क्या रहता है 1s2 2s2 2p1 रहता है। तो फिर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 3 है, प्रोटॉन का चार्ज 3 है, +3, यहाँ पे कितना है +4 है, और यहाँ पे कितना है अपना +5 है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, जब क्या होता है कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई अपना एक्स्ट्रा सेल नहीं बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, यहाँ पे कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है इनर सेल में, और यहाँ पे कितना हो जाता है 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता है इनर सेल में बोरॉन का केस में, और बीच में तो अपना पॉजिटिव बैठा हुआ है न्यूक्लियस। तो हो क्या रहा है देखिए, जैसे जैसे हम लोग मतलब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है। मैं बता चुका हूँ पहले ही आपको, लेकिन फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा सेल इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है, सेम सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है। और उसके साथ साथ और एक भी लफड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, सेम इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहा है एक एक, जब हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे हैं हर एक स्टेप में, और हर एक स्टेप में एक चार्ज भी बढ़ते जा रहा है। अब देखिए 3 था +3 न्यूक्लियस का, यहाँ पे +4 हो गया, यहाँ पे +5 हो गया, चार्ज भी बढ़ते जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है देखिए, जो इनर सेल का शील्डिंग इफेक्ट है वो लेकिन सेम ही रह रहा है, चार्ज बढ़ते जा रहा है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे +3 है लेकिन यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे +4 हो गया प्रोटॉन का चार्ज, लेकिन फिर भी वही जो है इनर सेल का शील्डिंग इफेक्ट जो है वो 2 ही है, शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहा। यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज जो है प्रोटॉन का +5 हो गया, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट में +2 ही है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है, +3 से +4 +5 हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट में 2 ही बंदा बैठा है, और कितना आदमी था, बोले सरकार 2 ही आदमी था, तो क्या कर रहा है वो संभाल नहीं पा रहा है जेड इफेक्टिव को वो संभाल नहीं पा रहा है। तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, मोर ग्रेटर देन हो जाता है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से क्या हो जाता है आपका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं वो मतलब साइज को घटा देता है, साइज को घटा देता है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है अक्रॉस द पीरियड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो ये आपको समझ में आया, लेकिन क्या होता है वही आप देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं आपका डाउन जाते हैं, जब हम लोग डाउन जाते हैं, एक बार समझा चुका हूँ लेकिन फिर भी एक बार समझाता हूँ, जब डाउन जाते हैं तो क्या होता है कि हर एक बार में क्या होता है एक एक पीरियड बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए लिथियम का ले लिया, लिथियम का ले लिया, जैसे हीलियम का ले लिया, देखिए हीलियम से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हीलियम का ले लिया, हीलियम का देखिए, हीलियम का मैं लिखिया सॉरी हाइड्रोजन का 1s1 लिख लिया। उसके बाद लिथियम का देखिए टॉप से डाउन जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है 1s2 2s1 हो जा रहा है। देखिए वो जो सोडियम का जाया तो क्या हो रहा है, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का चार्ज देखिए, प्रोटॉन का चार्ज क्योंकि टॉप से डाउन जब क्या होता है कि लेफ्ट से राइट भी जाते हैं तब भी क्या होता है हर एक स्टेप में प्रोटॉन भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है, और जब टॉप से डाउन जाते हैं तब भी हर एक स्टेप में प्रोटॉन भी बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज +1 था, यहाँ आ गया +3, तो यहाँ पे +11 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, पहला में न्यूक्लियस में मतलब कोई शील्डिंग इफेक्ट ने काम नहीं किया था हाइड्रोजन में, तो ये क्या हो रहा था फुल फ्लेज इसका न्यूक्लियस चार्ज बढ़ रहा था। लेकिन जैसे क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में आए टॉप से एक स्टेप जब हम लोग नीचे उतरे हाइड्रोजन से लिथियम, तो प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, साइज आपको घटाना चाहिए, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है तो क्या हुआ शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, इनर सेल का इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। देखिए इनर सेल में इसमें देखिए 1s था, यहाँ पे देखिए 2s2 1s2 हो गया। तो भले ही क्या हो रहा है कि मैं मानता हूं कि प्रोटॉन का चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैसे जब और एक नीचे आए तो देखिए 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, बोले सर 11 हो गया, प्रोटॉन 11 हो गया। तो 11 होने से क्या हुआ, लेकिन उसका क्या हुआ इनर सेल का इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है। देखिए इनर सेल में 2 था, अभी यहाँ पे क्या हो गया 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो क्या हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि टॉप टू डाउन जब जाते हैं ना तो जेड इफेक्टिव को बस में कर लेता है कौन, हम लोग का शील्डिंग इफेक्ट। जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बस में कर लेता है जब हम लोग टॉप टू डाउन जाते हैं। इसीलिए क्या होता है साइज अपन का क्या हो जाता है बढ़ते जाता है, और साइज बढ़ते जाता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है हम लोग का घटा के जाता है, घटा के कम हो जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू डाउन। आशा करता हूँ बहुत डीप में हम लोग को समझाया
आप लोग ये पसंद करेंगे ये वाला स्टाइल जो है हम लोग जैसे कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एज वी गो डाउन a group, the outermost electron being increasingly further from the nucleus, there is an increasing shielding effect of the nuclear charge by the electron in the inner level. In this case, increasing in shielding outweigh the increasing nuclear charge, and the removal of outermost electron require less energy down a group. पूरा सब कुछ जो पढ़ा सब समझा चुका हूँ। आप एक बार रीडिंग मारेंगे मेरे साथ जब बोल रहा हूँ तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, आगे बता रहा है from 3-point figure you also notice that the first ionization enthalpy of boron Z equal to 5 is slightly less than that of beryllium Z equal to 4 even though the former has a greater nuclear charge। बोले भाई यहाँ पे जो जादू दिखाए थे ना सर, थोड़ा अपना जलवा दिखा दीजिए, थोड़ा जलवा दिखा दीजिए ना सर। चलिए आइए थोड़ा जलवा दिखाते हैं आपको। देखिए क्या होता है, हम लोग जब क्या करते हैं लेफ्ट टू हम लोग राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, देखिए लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो सबसे पहले क्या रहता है अपना लिथियम रहता है, उसके बाद बेरिलियम रहता है, उसके बाद बोरोन रहता है, उसके बाद कार्बन रहता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट हम लोग जब जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो हम लोग का क्या है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है हर एक स्टेप में। तो लिथियम से क्या होना चाहिए, वो मतलब आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम का ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा राइट में है। बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए बोरोन का, बोरोन से ज़्यादा होना चाहिए कार्बन का, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके जाएगा भाई। लेकिन होता क्या है यहाँ पे थोड़ा लफड़ा ज़्यादा है। क्या लफड़ा है यहाँ पे सर, लफड़ा क्या है, क्या है लफड़ा, देखिए लफड़ा क्या है, होना चाहिए था ये, लेकिन होता क्या है कि जो बोरोन का ये है ना आपका जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, आपका बोरोन का क्या होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है कि बेरिलियम का ज़्यादा होता है बोरोन से। बोले सर ये क्या हो रहा है, सर ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बस स्टेबिलिटी का खेल है। देखिए क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि बेरिलियम का कम होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का होता है, हकीकत क्या है, हकीकत में बेरिलियम का ज़्यादा है। क्या क्यों ज़्यादा है, इसके पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को देखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला। देखिए यहाँ पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे बेरिलियम का 1s2 2s2 लिखते हैं, और बोरोन का हम लोग लिखते हैं जब क्या होता है 1s2 और 2s2 और 2p1। बोरोन का ये हम लोग लिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बोरोन का ऐसे लिखते हैं भाई। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या कि आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना। तो देखिए आप गौर करिए कि किसका आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। इसको देखिए बहुत डीप से समझाऊंगा, बहुत डीप में समझाऊंगा किसका आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, बोरोन से या बेरिलियम से। अगर बोरोन से निकालूंगा तो कहाँ से निकलेगा आउटर इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो रियलिटी में क्या बन के आएगा 1s2 2s1 निकल के आएगा। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा बोरोन का केस में। और अगर मान लीजिए ये से बेरिलियम के केस में अगर बोरोन से मैं निकालूंगा, बोरोन से 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा, बोरोन से 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या निकल के आएगा, कहाँ से निकलेगा 2p1 से निकलेगा। तो निकल के क्या आएगा 1s2 और 2s2। देखिए हो क्या रहा है कि ये जो बेरिलियम है ना पहले से देखिए कंप्लीट फील्ड में है। देखिए इसका 1s ऑर्बिटल भी कंप्लीट फील्ड है, 2s ऑर्बिटल भी कंप्लीट फील्ड है। कंप्लीट फील्ड होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में ऑलरेडी है। तो स्टेबल फॉर्म में होने से इससे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन लेना उतना आसान नहीं है, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं। लेकिन बोरोन के केस में क्या हुआ कि 1 इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे क्या है इनकम्प्लीट फील्ड है। पी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड कब रहता है 6 जब इलेक्ट्रॉन रहता है, और हाफ फील्ड कब रहता है जब 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या इनकम्प्लीट फील्ड है। मतलब क्या इनकम्प्लीट फील्ड सबसे लीस्ट स्टेबल रहता है। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन को ये हटा देगा ना तो देखिए 1s2 2s2 निकल गया, ये क्या हो गया, ये कंप्लीट फील्ड में आ गया और ज़्यादा स्टेबिलिटी को फेवर करेगा। तो इसीलिए क्या करेगा, जितना जल्दी हो सकेगा ना ये इसको लफड़ा कर देगा, मतलब 2p का 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा हटा देगा। इसीलिए क्या होता है कि बोरोन का 1 इलेक्ट्रॉन अपन को लेना बहुत आसान रहता है। इसीलिए क्या होता है कि इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रहता है ना बोरोन का, वो क्या हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा घट जाता है। और इसका केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेरिलियम के केस में। अभी आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करिएगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो है फर्स्ट वाला वो क्या है, वो किसका, बेरिलियम का बोरोन से ज़्यादा है।
ये तो हो गया आपका बेरिलियम का केस। अभी ये आपका मतलब बेरिलियम का केस होता है, बोरॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन अभी देखिए ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखेंगे। देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा मिटाता हूँ इसको। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग देखेंगे। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ना, देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरोन का ज्यादा रहता है, बेरिलियम का ज्यादा रहता है बोरोन से। लेकिन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में बोरोन का ज्यादा हो जाता है बेरिलियम से। बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तक हम लोग क्या पहुंच गए कि किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में बेरिलियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है 1s2, आपका क्या बोलते हैं 1s2 2s2, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और बेरिलियम का जानते हैं 1s2, बोरोन का 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये करेंगे आपका इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा। तो प्लस के केस में मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाल लिए, मतलब क्या होगा, बोरोन का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, बोरोन का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा मेरे भाई 1s2 2s2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में, और इसका कैसा हो जाएगा 1s2 2s1। इस केस तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इस आशा करो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा। इस केस तक हम लोग पहुंच चुके हैं किसमें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। अभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी भूल जाइए, गोली मारिए इसको, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अभी क्या है कि अभी अगर हम लोग को सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना है तो यहाँ से निकलेगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखिए 2s1 से हम लोग को इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेरिलियम का केस में, और बोरोन के केस में 2s2 से निकलेगा। तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में देखिए एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालूंगा तो देखिए यहाँ पे जो बेरिलियम के केस में एक इलेक्ट्रॉन है, इनकम्प्लीट फील्ड है। अगर एक इलेक्ट्रॉन ये हटा देगा ना तो एक 1s2 में आ जाएगा बेरिलियम, और स्टेबिलिटी को फुलफिल करेगा, क्योंकि फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, और लेकिन क्या है कि बोरोन के केस में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या होगा, ये 2s1 में आ जाएगा, जो इनकम्प्लीट फील्ड में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इनकम्प्लीट फील्ड बन रहा है, इसीलिए कभी बनना नहीं खोजेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल में है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल के इनकम्प्लीट फील्ड क्यों बनेगा, इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन मतलब बोरोन से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए बोरोन का सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया है। मैं बहुत डिटेल्स में आपको समझाया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया, मैं बहुत अच्छा समझा दिखाऊँ। और यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, यहाँ पे वही सब जो समझा दिया सब वहीं पे लिखा है। अब एक बार रीडिंग मारेंगे आपको समझ में आएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है। Thus, boron has a smaller first ionization enthalpy than beryllium, जैसे बताया। Another anomaly is the smaller first ionization enthalpy of oxygen compared to nitrogen। हाँ, अभी इसको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे और एक तो क्या है, और एक तो लफड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि देखिए हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, तो क्या होना चाहिए, रियलिटी में ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए आपका ये आपका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन होता क्या है कि ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से सॉरी ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से कम होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा रहता है। ये हकीकत है। क्यों हकीकत है, देखिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही हम लोग का पुराना खटारा हम लोग का ट्रक को निकालेंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आप लिखिए क्या है 1s2 2s2 2p3 मेरा भाई, 2p3 होता है ये नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन का हम लोग निकलेंगे, ऑक्सीजन का हम लोग लिखेंगे तो क्या होता है 1s2 2s2, और हम लोग का ये क्या होता है 2p4 होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो नाइट्रोजन का कहाँ से निकलेगा, 2p3 से निकलेगा। और अगर ऑक्सीजन का निकालूंगा तो कहाँ से निकलेगा, 2p4 से निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इसका बॉक्स डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनेगा, इससे बनेगा मेरा ऑक्सीजन के केस में इससे बनेगा। देखिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2p3 है, यहाँ पे 2p4 है। देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है अपना हाफ फील्ड है, और लेकिन क्या है ये 2p4 जो है ऑक्सीजन है, ये इनकम्प्लीट फील्ड है। और हम लोग जानते हैं हाफ फील्ड होने के कारण क्या होगा, हाफ फील्ड होने के कारण इसका जो स्टेबिलिटी है मेरे भाई, ये स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा। और स्टेबिलिटी हाई होने के कारण क्या हो गया, 2p3 उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है, इलेक्ट्रॉन देना नहीं खोजेगा। इसलिए कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होना है ये हाई होता है ऑक्सीजन से। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन अगर एक इलेक्ट्रॉन उड़ा देगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन उड़ा देगा ना, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन उड़ा देगा
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, सॉरी पूरे मिट गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन आपका निकाल देगा, तो क्या हो जाएगा ये देखिए 2p3 में पहुंच जाएगा ऑक्सीजन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। तो इसी कारण क्या होता है कि ऑक्सीजन से हम लोग को क्या करना, जो इलेक्ट्रॉन निकालना वो ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इनकम्प्लीट फील्ड है, इनकम्प्लीट फील्ड रहता है, इनकम्प्लीट, और ये हाफ फील्ड रहता है। इसीलिए फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है वो आपका ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन से। लेकिन बोलेंगे सर क्या, लेकिन बोलेंगे वही वही वाला झुकेगा नहीं साला। फिर से देखिए, हम लोग रुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला डायलॉग दिया, तो हम लोग बोलेंगे रुकेगा नहीं साला। क्या है कि फास्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, यहाँ पे देखिए हम लोग देखें कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, मेरे जगह का थोड़ा कमी है यहाँ पे, इसीलिए मैं थोड़ा दिख रहा हूँ यहाँ पे इसे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, जो हम लोग देखें नाइट्रोजन का ज़्यादा रहता है ऑक्सीजन का। लेकिन देखिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ना, वो किसका ज़्यादा रहता है, वो अपना ऑक्सीजन का ज़्यादा रहता है नाइट्रोजन से। क्यों? क्योंकि क्या होता है, देखिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तक कहाँ तक पहुंच जाता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तक ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच जाता है, नाइट्रोजन कहाँ तक पहुंच जाता है, नाइट्रोजन कहाँ तक पहुंच जाता है, नाइट्रोजन यहाँ तक पहुंच जाता है। नाइट्रोजन में 2p3 रहता है, 2p3 से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल लेते हैं तो 2p2 तक पहुंच जाता है, 2p2 तक पहुंच जाता है ऐसे। और ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच जाता है हम लोग का, ऑक्सीजन आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2p2 हो गया, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तक, फर्स्ट आयनाइजेशन यहाँ पे 2p, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिए 2p3 था तो, और लेकिन ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंच रहा, 2p3 तक, सॉरी यहाँ पे मैं ये कर दिया, बढ़ा दिया, हाँ 2p हम लोग का 2p3 तक क्या पहुंच रहा है, ऑक्सीजन पहुंच जा रहा है 2p3 तक। तो आपको पता चल रहा है कि अगर इसीलिए कारण क्या होता है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑक्सीजन का ज्यादा रहता है नाइट्रोजन के। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालेंगे तो ये तो क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तक ऑक्सीजन जो है वो 2p2 तक पहुंच गया, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2p3 तक पहुंच गया। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। लेकिन अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग निकालेंगे तो अभी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में नाइट्रोजन का केस में इलेक्ट्रॉन 2p2 से निकलेगा। देखिए ऑलरेडी इनकम्प्लीट फील्ड है 2p2, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और फिर भी इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब मरा हुआ को और क्या मारेंगे, वही डायलॉग है, मरा हुआ को और क्या मारेंगे। तो पहले ही इनकम्प्लीट फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लेगा तो वो भी इनकम्प्लीट ही बनेगा, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए नाइट्रोजन से सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना आसान है। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले तो इनकम्प्लीट फील्ड था फर्स्ट में, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन दे के एक कंप्लीट फील्ड में आ गया ऑक्सीजन। लेकिन अभी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे मतलब हाफ फील्ड में आ गया, हाफ फील्ड में आ गया, तो क्या होगा, ये 2p2 पहुंच जाएगा, ये इनकम्प्लीट फील्ड हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन से क्या करना, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये हाफ फील्ड तक पहुंच जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे देखिए आगे क्या क्या बता रहा है, देखिए आगे क्या बता रहा है यहाँ पे, this arises because in nitrogen atom there is 2p orbitals there is 2p orbital reset in different atomic orbitals, Hund's rules, where is the oxygen atom, 2 of the 4 2p orbital must occupy the same 2p orbital, resulting in an increasing electron repulsion. Consequently it is easier to remove 4 2p electron from oxygen than it is to remove one of 3 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि एनसीईआरटी का एक तो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा ना तो समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, और उसके बाद एल्युमिनियम है। तो होना चाहिए था क्या कि एल्युमिनियम, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो इससे होना चाहिए क्या था, एल्युमिनियम का क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए आपका, ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम से। लेकिन हकीकत में वही तो बता रहा हूँ, हकीकत में होता क्या है कि एल्युमिनियम का जो है वो क्या होता है, कम होता है मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से एल्युमिनियम का कम हो जाता है आपका ये आपका ये मतलब जो ये है वो कम हो जाता है। सॉरी एक मिनट, तो एक मिनट दीजिएगा। एल्युमिनियम का क्या होता है, कम होता है मैग्नीशियम में। लेकिन हम लोग जो ट्रेंड के हिसाब से देखना चाहिए था कि एल्युमिनियम का क्या है, एल्युमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में एल्युमिनियम का कम होता है। क्यों होता है, देखिए मैग्नीशियम का भी स्ट्रक्चर देखिए, मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। और एल्युमिनियम का देखिए क्या स्ट्रक्चर रहता है, 1s2 2s2 2p6
और 3s2 और यहाँ पे आपका 3p1, ये होता है हम लोग का, हाँ 13 होता है, 2 4 10 12 13, हाँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वैसे सेम सेम चीज हो रहा है कि मैग्नीशियम का क्यों ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं सेम बताया एकदम सेम वही है कि अगर मान लीजिए आयनेशन एंथैल्पी हम लोग निकालते हैं एल्युमिनियम का अगर निकालते हैं तो कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन 3p1 से। अगर 3p1 से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये स्टेबल कन्फिग्रेशन में बन जाएगा। 3s का भी फुल फील्ड है, 2s2 2p6 का भी 3 फुल है और 1s2 का भी फुल है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम में ऑलरेडी क्या है, सब जो है ऑर्बिटल फुल है, तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो जो कंप्लीट फील्ड है वो 3s1 बन जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा 3s1। देखिए 3s1 जो है 3s2 जो कंप्लीट फील्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इनकम्प्लीट फील्ड बनना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी घट जाएगा। कोई अगर स्टेबल है वो थोड़ी नॉन स्टेबल होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए इसको करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, 3s2 बन जाएगा, जो क्या है, जो कंप्लीट फील्ड है। तो इनकम्प्लीट फील्ड हमेशा कंप्लीट फील्ड बनना चाहेगा, लेकिन कंप्लीट फील्ड हमेशा ये कभी भी इनकम्प्लीट फील्ड बनना नहीं चाहेगा। इसलिए क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो है आपका आयनेशन एंथैल्पी वो कम होता है मैग्नीशियम से। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। तो यही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है, आप अगर मैं जो समझा दिया हूँ इसको आप रीडिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैं पढ़ाया इतना देर तक, मैं आपको, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, स्टिकी नोट्स देता हूँ क्लास के बाद, मतलब पैराग्राफ रीडिंग करने के बाद। तो जो भी मैं पढ़ाया आयनेशन एंथैल्पी में एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं है, सब घुसड़ डाला है यहाँ पे, सब घुसड़ डाला है। आप पढ़ेंगे जो भी पॉइंट पढ़ा पढ़ के देखिएगा स्टिकी नोट्स को, कि जो भी पॉइंट पढ़े सब एनसीईआरटी का समराइज कर दिया। अगर केवल ए भी पढ़ के जाएंगे ना, पूरा पैराग्राफ आपका रिवीजन होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। खाली स्टिकी नोट्स का दाम इतना है, अगर इसको तब पढ़ के जाएंगे। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मैं एडवांस स्टिकी नोट्स आप लोग का ये किया हूँ, चिपकाया हूँ। देखिए एडवांस स्टिकी नोट्स क्या है, स्टिकी नोट्स क्या है, देखिए एक चीज देख लीजिए, जो स्टिकी नोट्स है ये केवल एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ पढ़े हम लोग को, एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ पढ़े उसका हाइलाइटर पॉइंट सब है, हाईलाइट पॉइंट सब है एनसीईआरटी का, जो भी हाईलाइट पॉइंट सब है एनसीईआरटी का वो सब से बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन जो एडवांस नोट स्टिकी नोट्स है वो क्या है, वो एनसीईआरटी से थोड़ा अपना ये है, मतलब आपका बियॉन्ड है, मतलब एनसीईआरटी के बुक से बियॉन्ड जो है उसमें हमको मैं एडवांस स्टिकी नोट्स में डाल दिया हूँ। तो देखिए यहाँ पे एडवांस स्टिकी नोट्स में क्या बता रहे हैं कि आयनेशन पोटेंशियल और आयनेशन एंथैल्पी और आयनेशन एनर्जी, इसको अलग अलग बोलते हैं नाम से, आयनेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयनेशन एनर्जी या आयनेशन एंथैल्पी। तो ये लगभग मैं क्या किया हूँ, आपको ये समझा चुका हूँ, ये पूरा डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा चुका हूँ। आइसोलेटेड मतलब क्या, विदाउट बॉन्डिंग विद अदर एटम्स, किसी से बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैं बताया हूँ कि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी से ज्यादा होता है सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, और सेकंड आयनेशन एंथैल्पी से थर्ड आयनेशन एंथैल्पी होता है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पे आयनेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, आयनेशन पोटेंशियल जो है वो हम लोग का एंडोथर्मिक है। मैं बताएं क्यों, क्योंकि डेल्टा एच इसका पॉजिटिव होता है, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा पॉजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे आयनेशन एंथैल्पी का हम लोग किस किस मेजर से मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से कर सकते हैं, किलो कैलोरी पर मोल से कर सकते हैं, और किलो जूल पर मोल से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। फैक्टर इफेक्टिंग आयनेशन एंथैल्पी, क्या फैक्टर क्या करता है, इफेक्ट करता है आयनेशन एंथैल्पी में। देखिए आयनेशन पोटेंशियल जो है वो इन्वर्सली रिलेशन है एटॉमिक साइज से। एटॉमिक साइज में पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा न्यूक्लियर का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के प्रति उतना घटेगा, और आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, उतना आपका उतना घटेगा। एटॉमिक साइज जितना बढ़ेगा आयनेशन पोटेंशियल उतना घटेगा, और एटॉमिक साइज जितना घटेगा आयनेशन पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। आयनेशन पोटेंशियल जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना अपन का मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे कारण क्या होगा, एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आयनेशन पोटेंशियल अपनों का बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा स्क्रीन करेगा तो जेड इफेक्टिव है उतना ज्यादा हम लोग का घटेगा, जितना ज्यादा स्क्रीन करेगा जेड इफेक्टिव उतना ज्यादा घटेगा, और जेड इफेक्टिव घटा मतलब आयनेशन पोटेंशियल क्या होगा, हम लोग का और ज्यादा लो हो जाएगा। तो इसके साथ क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा मतलब आयनेशन पोटेंशियल घटेगा। आप सबको आपको समझ में आया, आसान है, लगभग सब समझा चुका हूँ पैराग्राफ में, फिर भी आप थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पॉज करके या रीडिंग मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्या बताया देखिए यहाँ पे, देखिए
क्या बताएंगे, ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर ऑफ सब सेल। पेनिट्रेशन पावर देखिए, पेनिट्रेशन पावर जो न्यूक्लियस का पेनिट्रेट, कौन सा सब सेल को सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है, एस सब सेल को सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है क्योंकि सबसे नजदीक में रहता है न्यूक्लियस का, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का और उसके बाद एफ का। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया। सबसे ज्यादा पेनिट्रेट किसको करते हैं, आपका ये को, एस सब सेल को। और उसी के बेसिस में क्या है हम लोग का बेरिलियम और बोरॉन का ये कॉन्सेप्ट हम लोग का मिलता है। अब मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये भी सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी बोरॉन का ज्यादा रहता है बेरिलियम में, ये भी समझा चुका हूँ, बस आप खाली रीडिंग करना है। उसके बाद देखिए हाफ फील्ड और फुल फील्ड ये का कॉन्सेप्ट जो था, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बता चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ और कुछ बताने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार में देखिए सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम का कॉन्सेप्ट भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग इसको रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद देखिए पीरियडिक टेबल में ट्रेंड, देखिए पीरियडिक टेबल में ट्रेंड क्या है, इन ए ग्रुप साइज इंक्रीजेस सो आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। देखिए आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करते जाएगा, लेकिन एक्सेप्शनल कुछ केस है, देखिए जैसे ग्रुप में जा रहे हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, साइज इंक्रीज कर रहा है, आयनेशन पोटेंशियल यहाँ पे घट रहा है। लेकिन एक्सेप्शन केस देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शन एक देखिए ये गैलियम और एल्यूमिनियम, इसको थोड़ा समझिए। देखिए गैलियम और एल्यूमिनियम जो है ना, वो ग्रुप 13 का मेंबर है, ग्रुप 13 का मेंबर है। तो सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम और उसके बाद आता है ना गैलियम, इसको समझिए अच्छा से। और ये ना थर्ड पीरियड का होता है और ये अपन का गैलियम होता है फोर्थ पीरियड में। तो होना क्या चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो आयनेशन एंथैल्पी हम लोग का घटता है। तो इसके कारण क्या होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा होना चाहिए आयनेशन एंथैल्पी गैलियम से, लेकिन होता क्या है कि गैलियम का ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम से। मतलब आपका गैलियम का आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम का, उल्टा हो जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड में रहता है और जब फोर्थ पीरियड में आता है ना, फोर्थ पीरियड में जब आता है गैलियम, तो फोर्थ पीरियड में डी ऑर्बिटल का मतलब ये हो जाता है, मतलब आविर्भाव हो जाता है। डी ऑर्बिटल जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाता है फोर्थ सेल से। और डी ऑर्बिटल के इंट्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग पावर जो है, डी ऑर्बिटल का सॉरी, यहाँ पे एक चीज देखिए जो हम लोग देख रहे हैं, डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, डी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। मतलब उसका शील्डिंग पावर बहुत कम है, शील्डिंग पावर जो है बहुत कम है, मतलब स्क्रीनिंग पावर बहुत कम है डी ऑर्बिटल का। क्योंकि ये क्या होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का रहता है, तो इसके कारण क्या होता है कि न्यूक्लियस को उतना ज़्यादा वो शील्ड नहीं कर पाता है, उतना ज़्यादा क्या करता है न्यूक्लियस को रोक नहीं पाता है। तो डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट जो है बहुत कम रहता है, मतलब स्क्रीनिंग पावर बहुत कम रहता है। जिसके कारण क्या होता है, क्योंकि स्क्रीनिंग पावर कम है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली खींच पाता है, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज डी ऑर्बिटल को छेद करके क्या करता है, न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है और न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है। जिसके कारण क्या होता है कि साइज घट जाता है, मतलब साइड घट जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, मतलब डी ऑर्बिटल के कारण क्या हो जाता है, इसका जो साइज है, साइज क्या होता है वो घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ जाता है इसमें। उसी प्रकार आप देखिए, आप एक यहाँ पे देखिएगा, एक काम यहाँ पे देखिएगा, एक इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है, जैसे हफनियम और जर्मेनियम। देखिए ये ना, ये फोर्थ सेल का आपका ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है। पहले आता है जार्कोनियम और उसके आता है हफनियम HF। तो टॉप से नीचे क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका, मतलब घटना चाहिए, लेकिन हफनियम का ज़्यादा होता है। देखिए हफनियम का ज़्यादा होता है जार्कोनियम से। क्यों होता है, क्योंकि जो जार्कोनियम रहता है वो आपका फिफ्थ सेल का ये रहता है, फिफ्थ पीरियड का, और हफनियम जो है वो सिक्स्थ पीरियड का। लेकिन हफनियम आते आते क्या होता है कि एफ ऑर्बिटल का इंट्रोड्यूस हो जाता है, एफ ऑर्बिटल का इंट्रोड्यूस हो जाता है, और एफ ऑर्बिटल जेड ऑर्बिटल से भी और ज्यादा क्या है, कमजोर है, मतलब शील्डिंग पावर और ज्यादा कमजोर है। तो उतना ज्यादा क्या करके छेद करके क्या कर जाता है, पार कर जाता है न्यूक्लियस, जिसके कारण क्या हो जाता है, साइज यहाँ पे और घट जाता है, साइज यहाँ पे और ज्यादा घट हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, साइज घट रहा है, मतलब क्या हो रहा है आपका आयनेशन पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ जा रहा है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। याद क्या है, यहाँ पे एक चीज देखिए क्या मतलब ट्रेंड रहता है, एक मिनट, क्या ट्रेंड रहता है यहाँ पे देखिए आप एक चीज, यहाँ पे ट्रेंड क्या रहता है कि जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना, जो मतलब शील्डिंग पावर है, आप देखिए यहाँ पे जो शील्डिंग पावर है, मैं लिख देता हूँ, जो हम लोग का शील्डिंग पावर है
वो सबसे ज्यादा किसका रहता है, सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किस कर पाते हैं, एस कर पाता है, एस ऑर्बिटल। उसके बाद पी का आता है, उसके बाद क्या किसका आता है आपका, डी का आता है, और उसके बाद आता है एफ का। ऐसे समझिए कि एस ऑर्बिटल जो मतलब ढाल लेके खड़ा हुआ है ये रोकने के लिए, वो मान लीजिए आयरन का ढाल है, सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पी ऑर्बिटल जो है वो वुड का होता है, उससे थोड़ा कमजोर। डी ऑर्बिटल जो है वो प्लास्टिक का होता है मेरे भाई। और एफ ऑर्बिटल जानते हैं क्या चीज का है, ये थर्मोकोल का होता है। ये क्या है आपका, थर्मोकोल का होता है। सबसे ज्यादा कमजोर मतलब ढाल जो बनाता है थर्मोकोल का, इसको छेद के तुरंत क्या करेगा, न्यूक्लियस पार कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, जिसके कारण साइज और ज्यादा घटा देता है एफ ऑर्बिटल में। ये आपको समझ में आया आशा करता हूँ। उसी प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे देखिए कुछ आपका मतलब ये है ट्रेंड है, जैसे आप देखेंगे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन है ना। तो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट से हम लोग राइट जा रहे हैं, तो क्या होना चाहिए था, लेफ्ट से हम लोग राइट जा रहे थे तो क्या होना चाहिए था, साइज हमेशा घटना चाहिए था, ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था हम लोग को। ऑर्डर क्या होना चाहिए था, आयनेशन पोटेंशियल का ऑर्डर कैसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था सबका। लेकिन हम लोग देखे थे कि यहाँ पे दो एक्सेप्शन था, दो एक्सेप्शन किस में था, बेरिलियम और बोरॉन में एक एक्सेप्शन था, और एक क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन था। तो इसी कारण क्या होगा देखिए, लिथियम होगा, उसके बाद बेरिलियम नहीं होगा, बोरॉन, क्योंकि बेरिलियम का आयनेशन पोटेंशियल ज्यादा है, फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल। उसके बाद आएगा कार्बन, जैसे है कार्बन वही आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पोजीशन चेंज होगा यहाँ पे, उसके बाद ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन नहीं है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए लास्ट एक रीडिंग मारते हैं। देखिए अदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, आयनेशन पोटेंशियल जो है वो मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि मेटालिक प्रॉपर्टी जितना बढ़ेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी जितना बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा फ्री होगा, उतना ज्यादा। हम लोग जानते हैं कि मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत ज्यादा फ्री रहता है, बहुत ज्यादा फ्री रहता है। उतना ज्यादा फ्री रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान है मतलब क्या, आयनेशन पोटेंशियल घट जाएगा। मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो एटम बहुत ज्यादा फ्री रहेगा, और एटम फ्री होगा मतलब आयनेशन पोटेंशियल घट जाएगा। एटम फ्री है मतलब हम लोग एनर्जी कम लगाना पड़ रहा है, सिंपल बात है मेरा भाई। और रिएक्टिविटी देखिए, आयनेशन पोटेंशियल के साथ रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आयनेशन पोटेंशियल हाई होगा मतलब क्या है कि उतना ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, और उतना ज्यादा एनर्जी खर्च करके मतलब रिएक्टिव होना नहीं चाहेगा। और आयनेशन पोटेंशियल जितना लो होगा मतलब एनर्जी उतना कम खर्च करना पड़ रहा है, तो उतना ज्यादा एलिमेंट क्या होगा, रिएक्टिव होगा। आपको ये समझ में आ रहा है, उतना ज्यादा वो रिएक्शन करना हो जाएगा क्योंकि कम एनर्जी में काम हो जा रहा है मेरा भाई। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रिएक्टिविटी जो है हम लोग जानते हैं इंक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, एज आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीज करता है। रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करता है जानते हैं, डाउन द ग्रुप, क्योंकि आयनेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप हम लोग का डिक्रीज करता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग का, हम लोग आयनेशन एंथैल्पी पढ़ें। अभी हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इसको दूसरा नाम क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है भाई, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या बता रहे हैं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल गैसियस एटम टू कन्वर्ट इट इनटू ए नेगेटिव आयन, द एंथैल्पी चेंज accompanying the process is defined as the electron gain enthalpy। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बोलता है कि वही कि जैसे आयनेशन एंथैल्पी था, आयनेशन एंथैल्पी में क्या था, अभी रिकॉल करिए, आयनेशन एंथैल्पी में क्या था कि उसका लास्ट जो ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग को निकालना पड़ेगा। मतलब आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, गैसेस स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, और लास्ट ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, जितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलेंगे आयनेशन एंथैल्पी। उसका ठीक विपरीत क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन में वही आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, गैसेस होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट ऑर्बिट में, इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में, एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को घुसेड़ने में, एक इलेक्ट्रॉन में घुसेड़ने में जितना एनर्जी हम लोग का रिलीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटर करा रहे हैं, इससे कारण क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ
कि जब एक एटम आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ठीक है सर आगे बढ़िए, गैसियस होना चाहिए और ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, उस कंडीशन में किसी एटम का आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन घुसड़ने में जितना एनर्जी रिलीज होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर एंटर करता है तब क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो एनर्जी रिलीज होता है, जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग निकालते हैं तो जितना एनर्जी रिलीज हुआ उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स ए मेजर ऑफ द इज with which an atoms add an electron to form an anion is represented by equation 3.3। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे आयनिएशन के एंथैल्पी में देखे थे कि एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को अगर रिलीज कर रहा है तो वहाँ पे कटायन बनता है हम लोग का आयनिएशन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बन रहा है हम लोग का, देखिए एनाइन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बन रहा है, एनाइन बन रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो चलिए देखिए क्या बता रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द एटम कैन बी आइदर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। बहुत बड़ा यहाँ पे लफड़ा है। देखिए क्या बता रहा है कि जो अपनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी था ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी था वो हम लोग का प्योरली एंडोथर्मिक था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैं ए से लिखता हूँ ना शॉर्ट में, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हम लोग का क्या है, बोथ है, बोथ हम लोग का एंडोथर्मिक प्लस एक्सोथर्मिक है, ये दोनों होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये बोथ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द एटम, वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, कि किस तरह का एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल रहे हैं, किस तरह का एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। तो हम लोग को याद रखना है कि बोलें कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंडोथर्मिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों हो सकता है, डिपेंड करता है किस एटम का हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकाल रहे हैं। देखिए किस एटम का, इसका बोलने का मतलब क्या है, देखिए for many elements energy is released when an electron is added to the atom and the electron gain enthalpy is negative। देखिए हम लोग क्या देखते हैं कि आयनाइजेशन एंथैल्पी के केस में हम लोग का क्या गया था, डेल्टा एच जो था वो पॉजिटिव था, इसके कारण क्या था, ये एंडोथर्मिक था। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का केस में क्या होता है कि डेल्टा एच जो है एनर्जी रिलीज जब होता है तो डेल्टा एच क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक हो जाता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो बता रहे कि बहुत सारा एटम में क्या होता है कि जब हम लोग एनर्जी को ये को घुसाते हैं, आपका इलेक्ट्रॉन को ये करते हैं, मतलब लेते हैं, तो क्या होता है एनर्जी रिलीज होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है। तो उसका जितना ज़्यादा एनर्जी मतलब रिलीज होगा उतना क्या होगा, नेगेटिव होगा डेल्टा एच, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा हाई होगा। तो देखिए कौन कौन सा केस में बता रहा है, कौन कौन सा केस में, देखिए फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 17 एलिमेंट्स द हेलोजेंस हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए जो 17 एलिमेंट उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है एंथैल्पी, बिकॉज दे कैन अटेन ए स्टेबल लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय कीप पिकिंग अप एन इलेक्ट्रॉन। On the other hand, noble gases have a large positive electron gain enthalpy because electron has to enter the next higher principal quantum level, leading to a very unstable electronic configuration। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो हम लोग ये करेंगे मतलब हेलोजन का ग्रुप जो है, हम लोग का हेलोजन ग्रुप है, इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डेल्टा एच जो है वो क्या हम लोग का नेगेटिव है। इसका अगर हम लोग ये करेंगे मतलब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वही अगर नोबेल गैस से हम लोग का नोबेल गैस बोलते ही आप लोगों को कैलाश बाबा याद आना चाहिए, है ना। कैलाश बाबा क्या है कैलाश बाबा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, कैलाश बाबा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसका क्या है, इसका आपका डेल्टा एच क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। क्यों पॉजिटिव रहता है डेल्टा एच, देखिए नोबेल हेलोजन के केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं हेलोजन का कुछ एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए क्लोरीन लेता हूँ, क्या होता है देखिए इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 287 और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एंटर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करने में जितना एनर्जी रिलीज होगा। तो देखिए ये जो हेलोजन है, क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एक्सेप्ट करना खोजेगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर रहा है, ऑक्टेट पूरा कर रहा है अपना, 288 हो जा रहा है, जिसके कारण क्या अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और इसका नेगेटिव बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसमें मतलब बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या, बहुत जल्दी खोजेगा, एफेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अट्रैक्ट करने में।
वही अगर नोबेल गैस के केस में देखते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है इसका NH2 और NP6 रहता है। देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना तो इसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है, स्टेबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा मेरे भाई। कौन स्टेबल है, जो अनस्टेबल होना चाहिएगा बुड़बक। तो इसलिए क्या करना है इसके केस में हम लोग का मतलब अगर आप घुसाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है और लेना नहीं चाहिए। मेरा नहीं चाहिए भाई, पेट पूरा फूल है, जा मेरे भाई जा, नहीं लेना है मेरे को, पेट फूल है पूरा, लेकिन जबरदस्ती आप क्या करें इसको घुसेड़ रहे हैं, तो फिर क्या करेगा, उस समय आपको एनर्जी देना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करेगा, एनर्जी आपको, एनर्जी क्या है आपको देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी दे रहे मतलब क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझ में आया, ये लेना नहीं खोजेगा रहा, और आप क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको जोर लगा के आप उसको डाल रहे हैं, इसीलिए एनर्जी इसमें क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है इसमें इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन मतलब ऐड करने के लिए। लेकिन इसके हेलोजन के केस में एनर्जी देना नहीं पड़ता है, ऊपर है कि मैं खुद आपको अट्रैक्ट कर लूंगा, कुछ एनर्जी रिलीज होता है इस केस में। आशा करते हैं आपको समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे इट मे बी नोटेड दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड द अपर राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल प्रीसीडिंग द नोबेल गैस। जैसे क्या बता रहे हैं कि आपका जो ये है हम लोग देखे हैं कि मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू जो प्रीसीडिंग द नोबेल गैस, नोबेल गैस यहाँ पे रहता है हम लोग का, जैसे भाई हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन ऐसे रहता है। उसका प्रीसीडिंग ग्रुप में क्या रहता है, हेलोजन ग्रुप रहता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन रहता है। तो इसका बोलते रहा है कि ये जो हेलोजन ग्रुप है इसका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब बहुत ज्यादा ही क्या है, नेगेटिव रहता है। इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा पीरियडिक टेबल में सबसे हाई किसका रहता है, नोबेल गैस का रहता है, सबसे हाई रहता है। नोबेल गैस बोल रहे सॉरी, हेलोजन ग्रुप का सबसे हाई रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये यहीं पे बोलना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए, the variation in electron gain enthalpy of element is less systematic than for ionization enthalpy. As a general rule में क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी becomes more negative with increase in atomic number across a period. across a period क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं देखिए, across a period देखिए यहाँ पे और थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं, across a period the effective nuclear charge increases from left to right across a period and consequently it will be easier to add an electron to a smaller atom since the added electron on an average would be closer to the positively charged nucleus. देखिए यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग जो पढ़े मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, इससे क्या होता है कि जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फिर क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो क्या होता है, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना इजी हो जाता है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्यों होता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है। तो क्या हो जाता है, जो जेड इफेक्टिव है न्यूक्लियर चार्ज हम लोग बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना उतना आसान है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव चार्ज फुल फ्लेज में है। जब हम लोग साइज घट रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव चार्ज अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, उतना आसानी से खींचेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट टू जब राइट जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग का आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो हम लोग का बढ़ते चला जाता है। उसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं, we should also expect electron gain enthalpy becomes less negative as we go down a group because the size of atom increases and the added electron would be further from the nucleus. तो वही बता रहे कि इसको उल्टा, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं मेरे भाई, टॉप टू बॉटम जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि साइज बढ़ते जाता है। साइज बढ़ते जाता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने के कारण क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव है ना, जेड इफेक्टिव वो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और डाउन है जेड इफेक्टिव, न्यूक्लियस चार्ज आपका डाउन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज डाउन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से खींच नहीं पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव का स्ट्रेंथ कम है, तो नेगेटिव को खींचेगा कैसे उतना आसानी से। इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जो है वो अब डाउन द ग्रुप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया, ज्यादा कुछ नहीं है, आसान से समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्या बता रहे देखिए, इलेक्ट्रॉन देखिए एक एक्सेप्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन
और फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन दैट ऑफ द सराउंडिंग एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को यहाँ पे चित्रा हो दूंगा, समझा के ना, समझा के दिमाग का कोरमा बना दूंगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे कैसे समझ क्या बता रहा है यहाँ पे। एक चीज देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं मान लेता हूँ ग्रुप 16 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं व्हाइट पेन ले लेता हूँ और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सॉरी, देखिए ग्रुप 16 का मेंबर ले लीजिए और मैं ले लेता हूँ इधर ग्रुप 17 मेंबर। ग्रुप 16 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन आता है, सल्फर आता है, उसके बाद सेलेनियम आता है, उसके बाद टेलिनियम आता है, उसके बाद आता है पोलोनियम। ये कैसे ग्रुप 16 का। और ग्रुप ये का क्या होता है, देखिए ग्रुप 17 में फ्लोरीन आता है, उसके बाद क्लोरीन आता है, उसके बाद ब्रोमीन आता है, उसके बाद आयोडीन आता है, उसके बाद एस्टेटिन आता है। ये ग्रुप 17 और ग्रुप। इस केस में क्या होता है कि दो लफड़ा है। हम लोग क्या जानते हैं कि जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू जब बॉटम जाते हैं तो क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से ज्यादा होता है। उसी केस में आप देखिए जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होना चाहिए। इसके हिसाब से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होना, ये ज्यादा होना चाहिए किससे, सल्फर से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है भाई, हकीकत कुछ अलग है। क्या है, सल्फर का ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से। क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या है, रीजन क्या है, देखिए देखिए रीजन क्या है। रीजन जानने के लिए आप देखिए, मान लीजिए मैं फ्लोरीन, फ्लोरीन का मैं निकालता हूँ, फ्लोरीन को अगर निकाल लूंगा तो फ्लोरीन का कितना होता है आपका, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 9 9 अगर होता है तो कैसे लिखूंगा इसको, देखिए 1s2 2s2 और 2p5 में लिखूंगा फ्लोरीन का, ठीक है। और वही अगर क्लोरीन का देखूंगा, क्लोरीन का क्या लिखूंगा, 1s2 2s2 आपका 2p6 और क्या है यहाँ पे आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ये होता है क्लोरीन का, ये होता है क्लोरीन का होता है हम लोग का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं। जैसे वो मैं ये अच्छा से समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं फ्लोरीन का लिया, फ्लोरीन में कितना सेल प्रेजेंट है, देखिए 2 सेल प्रेजेंट है। लेकिन वही जब क्लोरीन में आ गया तो क्लोरीन में कितना सेल प्रेजेंट है, देखिए क्लोरीन में कितना सेल प्रेजेंट है, देखिए क्लोरीन में 3 सेल प्रेजेंट है। तो होता क्या है इसमें, देखिए साइज क्या होता है, साइज क्या होता है फ्लोरीन के केस में, साइज का क्या है, साइज फ्लोरीन के केस में बहुत क्या होता है आपका कम होता है। और डाउन द ग्रुप जब जाते हैं हम लोग क्या होता है, साइज बढ़ते जाता है, साइज बढ़ता जाता है। और हम लोग को क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग को ऐड करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को, ऐड करना है कहाँ पे ऐड करना है इलेक्ट्रॉन को, लास्ट सेल में। लास्ट सेल में हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। तो होता क्या है, देखिए इसका साइज छोटे होने के कारण ना, फ्लोरीन में साइज छोटा होने के कारण देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपका 8 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए फ्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा करेगा, 2s2 2p6। क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 3s2 3p6। लेकिन फिर भी क्या है कि आपका जो ये क्लोरीन का है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि देखिए इसका जो ये में है लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन होता क्या है कि देखिए फ्लोरीन का साइज कम है, छोटा है, और क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो 7 इलेक्ट्रॉन जो है ना, साइज अगर कम रहेगा, आप देखेंगे कहीं गैस की कहीं पे बैठे हैं आप भंडारा में और साइज कम है तो पूरा एकदम सबको घिस के बोला, थोड़ा घिसको ना रे भाई, घिसको ना, थोड़ा ट्रेन में जाते हैं एक एक ये जनरल डिब्बा में एक सीट में 6 जन एकदम ठूस जाता है, बोले थोड़ा घिसो ना भाई। क्योंकि अगर साइज कम है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बहुत एकदम पास पास रहेगा, एकदम पास पास रहेगा, एकदम पास पास रहेगा। साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन, जगह अच्छा है तो पैर फैला के आराम से खराटा मारेगा, पैर फैला करके बैठेगा। तो फिर क्या हो रहा है कि साइज ये होने के कारण, आपका साइज छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन पास पास में है, और इलेक्ट्रॉन पास पास में, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पास पास में है। और एक इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग ऐड करने के लिए लेके आते हैं ना पास में, क्योंकि पास पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है क्योंकि साइज छोटा। और यहाँ पे क्या है, साइज बड़ा बड़ा है, इलेक्ट्रॉन दूर दूर में रहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आसानी से आ जाता है, आसानी से क्या करता है आपका, आसानी से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपका घुस जाता है। तो इसीलिए यही कारण है कि क्लोरीन का जो है आपका ये है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा रहता है
ऑक्सीजन का, फ्लोरीन से। लेकिन यहाँ पे और थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ, देखिए ट्रेन कैसे रहता है, ट्रेन क्या रहता है, क्लोरीन का रहता है, उसके बाद फ्लोरीन का रहता है, उसके बाद ब्रोमीन का रहता है, और उसके बाद आयोडीन का रहता है। तो बोलेंगे सर क्लोरीन का बोले साइज बड़ा है, देखिए आप थोड़ा सोचिए एकदम पेशेंस के साथ, मजा आ जाएगा यहाँ पे, मजा आ जाएगा भाई। देखिए आप बोले कि सर मान लिया कि क्लोरीन का क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है इसका, इसलिए रिपल्सन कम हो रहा है, और इसीलिए क्या है फ्लोरीन से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन ब्रोमीन में तब तो ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, ब्रोमीन का साइज तो और बड़ा है, तो क्या होना चाहिए इस केस में ब्रोमीन का साइज और बड़ा है, तो इससे क्या हो जाएगा कि ब्रोमीन का क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन और कम होगा। लेकिन क्या होता है लफड़ाबाजी क्या हो रहा है यहाँ पे, अब देखिए जितना हम लोग डाउन में आ रहे हैं ना, जितना हम डाउन फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, और ब्रोमीन से आयोडीन, अगर साइज बहुत ज्यादा, मतलब देखिए फ्लोरीन से क्लोरीन साइज उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, साइज उतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जब ब्रोमीन तो आ जा रहा है साइज बहुत ज्यादा क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और साइज बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, साइज तो बढ़ रहा है, रिपल्सन तो कम हो रहा है, रिपल्सन तो कम हो रहा है, रिपल्सन तो कम हो रहा है, मतलब ये कम हो रहा है, रिपल्सन तो कम हो रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए और एक चीज क्या होना चाहिए कि जो न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो भी हाई होना चाहिए। लेकिन ब्रोमीन में क्या केस में क्या हो रहा है कि साइज तो बढ़ जा रहा है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जा रहा है। क्लोरीन के केस में उतना नहीं घट रहा है, क्योंकि एक स्टेप हम लोग नीचे आ रहे हैं, लेकिन ब्रोमीन के स्टेज में और नीचे आ जा रहे हैं, तो और क्या हो रहा है, और इतना ज्यादा साइज बढ़ रहा है, मतलब और एक फोर्थ सेल पहुंच गया ब्रोमीन के केस में, फोर्थ सेल पहुंच रहा है, मतलब साइज भले ही बढ़ रहा है, रिपल्सन भले ही कम है, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या है, जेड इफेक्टिव हम लोग का ब्रोमीन का केस में जो जेड इफेक्टिव है, न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बहुत ज्यादा कम हो जा रहा है। बहुत ज्यादा कम होने के कारण क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, इसके कारण क्या हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाता है ब्रोमीन से और आयोडीन से। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया है। चलिए जो मैं कुछ बताया आपको यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको रीडिंग कर लीजिएगा, मतलब एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे बता दिया, जो भी मैं एक्सप्लेन किया सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है या क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 चीज दिया है, आप देखेंगे एक चीज है फोस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है। तो बता रहे कि इसमें कौन जो जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा आपको बताना। तो देखेंगे हम लोग जैसे फ्लोरीन होता है और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होता है ए सेल में, और उसी सेल ये में पीरियड में क्लोरीन में आप देखेंगे सल्फर यहाँ पे आता है और उसके बाद फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और ऐसे आता है। तो हम लोग जाते हैं कि डाउन, जब हम लोग लेफ्ट ये से जाते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग को बढ़ता है, लेकिन जब टॉप से डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग घटता है। लेकिन हम लोग जानते हैं फ्लोरीन से क्लोरीन का क्या है, ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाईएस्ट किसका होगा, हाईएस्ट किसका होगा, क्लोरीन का, क्लोरीन का सबसे हाईएस्ट होगा। और सबसे लोएस्ट किसका होगा, लोएस्ट किसका होगा, तो देखिए सबसे सबसे ये राइट में कौन है, सबसे राइट में अगर हम लोग पीरियड में जाएंगे, पीरियड में जाएंगे तो क्लोरीन का बड़ा, उससे कम सल्फर का और उससे कम फॉस्फोरस का, क्योंकि सबसे राइट में फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का हो जाएगा। तो ऐसे करके आप सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है, कुछ कुछ में जैसे स्टिकी नोट्स, जैसे मैं बताया इसके स्टिकी नोट्स को मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी मैं आपको बताया सारा कुछ स्टिकी नोट्स में मैं डाल दिया हूँ। इतना कुछ जो पढ़े तुरंत एक बार आप रिविजन मारेंगे तो आपको स्टिकी नोट्स यहाँ से समझ में आ जाएगा। एक चीज मेरा छूट गया, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए क्या है, एक चीज मैं समझाना भूल गया यहाँ पे, देखिए एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। एक चीज देखिए, ये जो आप एनसीईआरटी खोलेंगे ना, तो एनसीईआरटी का देखिएगा, एनसीईआरटी का पेज में एकदम लास्ट में छोटा करके इसे लिखा रहता है, छोटा करके इसे लास्ट में लिखा रहता है, छोटा करके लास्ट में लिखा रहता है। देखिए एनसीईआरटी का पेज में लिखा रहेगा, तो ये पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी का एकदम नीचे में, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे नीचे में लिखा है। तो इसमें क्या बताया है कि कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग इक्वल कर देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये दोनों से हम लोग इक्वल कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम नहीं है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या है, एक थर्मोडायनामिक टर्म है, एक क्या है, एक थर्मोडायनामिक टर्म है, थर्मोडायनेमिक टर्म है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही डिफिनेशन करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है, यही होता है सही इक्वेशन। क्यों,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक टर्म नहीं है। पॉजिटिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं और अट्रैक्शन हो रहा है। सॉरी चल रहा है, हाँ, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा क्या डिस्टर्ब हो रहा है, 1 मिनट रुके। अब देखिए यहाँ पे एक किसी चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, किसी चीज को ऐड कर रहे हैं और अट्रैक्शन कर रहे हैं। जो ऐड और अट्रैक्शन जो है पॉजिटिव वर्ड है, तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इसमें क्या है, एक थर्मोडायनेमिक टर्म है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है कि ऐड और अट्रैक्शन के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड करता है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया कि इक्वेशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप ये समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए कभी कभी छोड़ देते हैं मतलब टीचर की, यहाँ पे समझाता है, लेकिन एनसीईआरटी का कहीं कहीं छोटा छोटा पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट दिया हुआ। इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब क्या है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 RT होता है। इसका मतलब है, इसका बोलने का क्या मतलब है, क्या है सर, ये क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, इसको क्या है? देखिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का हम लोग मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मेजरमेंट करते हैं ना, हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। क्यों करते हैं जानते हैं? क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनेशन एंथैल्पी निकालने के समय हम लोग को मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब और कुछ एनर्जी का इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग आइसोलेटेड लेते हैं। तो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम लोग लेते हैं। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में हम लोग अगर लेते हैं ना, तो क्या होता है, उस समय केवल इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही काम करता है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मतलब क्या, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो काम करता है, इलेक्ट्रॉन के बीच, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो काम करता है वो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं इसको। वो क्या होता है, 0 डिग्री का टेम्परेचर में केवल क्या होता है, यही काम करता है। 0 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम लोग टेम्परेचर को 0 डिग्री में लेते हैं, एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर में, तो केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काम करता है और दूसरा कुछ काम नहीं करता। लेकिन क्या करते हैं, अगर मान लीजिए 0 डिग्री में नहीं कैलकुलेट करते हैं, रूम टेम्परेचर में काम करते हैं या 298 केल्विन में हम लोग ये करते हैं, ये निकालते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के अलावा दूसरा भी एनर्जी काम कर जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है कि हम लोग एक थर्मोडायनेमिक में पढ़ेंगे उतना जल्दी से, कि अगर 0 डिग्री से ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ना, तो एलिमेंट्स में और भी ज़्यादा क्या करता है, एनर्जी काम कर जाता है। जैसे जैसे हम लोग जानते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी जो है वो भी काम कर जाता है, वाइब्रेशनल एनर्जी काम कर जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसे समझाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी से एक्स्ट्रा एनर्जी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है और क्या है, एक नेल, मतलब कोई किला को वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या है, नेल और मैग्नेट के बीच केवल मतलब अट्रैक्शन एनर्जी काम कर रहा है, लेकिन वही क्या कर रहा है कि नेल अट्रैक्ट भी हो रहा है और उसके साथ वो नेल वाइब्रेट भी कर रहा है, तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी भी काम कर रहा है। 0 डिग्री के टेम्परेचर में केवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी काम करता है और उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म निकल के आता है। लेकिन अगर टेम्परेचर 0 डिग्री में नहीं कैलकुलेट करते हैं, तो उसके साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के साथ ट्रांसलेशनल एनर्जी भी क्या होता है, वो भी ऐड हो जाता है, तो इसी कारण क्या हो जाता है, ये हम लोग का वैल्यू क्या करना पड़ता है, नेगेटिव माइनस करना पड़ता है। जिससे मैं बता रहा हूँ, इससे क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, जैसे मैंने डेल्टा H ले लिया ना, इसको मान लीजिए मैं लिखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और ये मान लीजिए 298 केल्विन में निकाल रहा हूँ, 299 केल्विन में निकाल रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में 2 टर्म प्रेजेंट है। एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी प्रेजेंट है, और दूसरा क्या है, ट्रांसलेशनल एनर्जी भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 चीज़ है, जैसे मान लीजिए एक्स भी इस पॉइंट में पूरा ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक्स भी प्रेजेंट है और वाई भी प्रेजेंट है।
लेकिन हम लोग को y तो नहीं चाहिए, तो y को घटाने के लिए क्या करेंगे, जो ऐड है उसी से माइनस करेंगे, तो y से हम लोग माइनस करेंगे। तो इसीलिए क्या क्या, और ए y क्या है, ए y तो वही है 5/2 RT, तो इसीलिए क्या करते हैं 5/2 RT से हम लोग मतलब माइनस करते हैं, क्योंकि 298 केल्विन हम लोग निकालते हैं ना, तो क्या है जो वाइब्रेशनल एनर्जी का वैल्यू, ट्रांसलेशनल एनर्जी का जो वैल्यू निकल के आता है वो 5/2 RT होता है। इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है, आपको समझने का जरूरत नहीं, यहाँ पर जरूरत नहीं। तो 5/2 RT का जो एनर्जी है वो भी ऐड रहता है, तो इसीलिए इसको हटाने के लिए 5/2 RT से हम लोग इसको माइनस करते हैं। अब आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए देखिए, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए यहाँ पे करते हैं स्टिकी नोट्स में आपको जो भी बताया सब कुछ यहाँ पे बता डाला हूँ, आप इसको रिवीजन करेंगे एक बार, हो जाएगा आपका। चलिए एडवांस स्टिकी नोट्स में मैं कुछ कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेफिनेशन में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। मोस्टली एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपका क्या होता है कि एनर्जी मतलब रिलीज होता है। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे याद रखिए कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना हम लोग का, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसमें क्या होता है, उसमें डेल्टा एच जो होता है हम लोग का वो नेगेटिव होता है, क्योंकि जो एनर्जी है ना, एनर्जी जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना अरे भाई, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, वो एंडोथर्मिक होता है। ये तो एक्सोथर्मिक है फर्स्ट ये हम लोग का, लेकिन ये जो है हम लोग का ये एंडोथर्मिक हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस केस में क्या होता है, जो एनर्जी है अपना, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी हम लोग का एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्यों क्यों देखिए, जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रल एटम है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को घुसाता हूँ, ये क्या हो जा रहा है देखिए यहाँ पे, एक मिनट। जैसे मान लीजिए एक न्यूट्रल एटम है और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग लेते हैं, तो क्या हो जाता है हम लोग का, एक्स नेगेटिव हो जाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है कि नेगेटिव में और एक तो हम लोग को नेगेटिव डालना रहता है, जो वो क्या हो जाता है आपका सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाता है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एनर्जी हम लोग को देना पड़ता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है और एक नेगेटिव को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, उतना आसानी से क्या करेगा, मतलब आने नहीं देगा। इसी कारण क्या कर रहे हैं, उसमें थोड़ा एनर्जी हम लोग को लगाना पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी कारण क्या होता है, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी जो है वो एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो यही चीज मैं क्या कर रहा हूँ आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, देखिए ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी जो है, तो उसमें क्या कर रहा है 168 किलो कैलोरी मतलब एनर्जी ये कर रहा है, एनर्जी मतलब आपका रिलीज हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस से। लेकिन वही अगर ये में आप कर रहे हैं आपका सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी में, तो 912.7 किलो कैलोरी आपको मतलब इतना एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी इतना ज़्यादा लग जाता है। आप समझें कितना एनर्जी मतलब बढ़ जाता है, मतलब उतना आसानी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वो ऐड करने नहीं देता है। तो ये हम लोग का एंडोथर्मिक हो जाता है, ये एंडोथर्मिक हो जाता है। तो आप आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। एक कुछ पॉइंट है, तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है कुछ क्या करता है, एटॉमिक साइज के साथ क्या करता है, एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग का घटता है। वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस चार्ज को उतना ज़्यादा रोक के रखेगा, न्यूक्लियस चार्ज को रोक के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। न्यूक्लियस ही कमजोर हो गया तो इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है जेड इफेक्टिव के साथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा एफिनिटी बढ़ेगा। ये समझ में आया आपको। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है, इन पीरियड हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है हम लोग का, बढ़ता है। जैसे हेलोजन के पीरियड में देखिए यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे देखिए सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। देखिए सेकेंड पीरियड में हम लोग जब जाते हैं, यहाँ पे देखिए बेरिलियम जो है और नाइट्रोजन का, बेरिलियम और नाइट्रोजन का क्या बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो बहुत मिनिमम है। क्यों मिनिमम है, देखिए बेरिलियम के केस में देखिए ये क्या है 1s2 और 2s2, और नाइट्रोजन के केस में देखिए क्या होता है 1s2 2s2 2p3। ये क्या है आपका कंप्लीट फील्ड है और ये हम लोग का हाफ फील्ड है, जिसके कारण क्या है कंप्लीट फील्ड ये भी स्टेबल रहता है और हाफ फील्ड ये भी स्टेबल रहता है। तो इसी कारण क्या करता है इलेक्ट्रॉन ए ना लेना चाहता है ना देना चाहता है। तो इसी कारण क्या होता है बेरिलियम और नाइट्रोजन के केस में हम लोग का क्या हो जाता है आपका
कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा मैग्नीशियम और फॉस्फोरस के केस में भी वही सेम केस है। तो जब हम लोग ऑर्डर लिखते हैं तो क्या कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम लोग का फ्लोरीन का रहता है, क्योंकि एक्सट्रीम राइट में रहता है फ्लोरीन का। उसके बाद ऑक्सीजन का होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन का होना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन का लेस होता है क्योंकि हाफ फीट, तो इसीलिए क्या होता है नाइट्रोजन का लास्ट में चला जाता है। उसके बाद कार्बन का होता है, उसके बाद बोरोन का होता है, उसके बाद लिथियम का होता है। तो ये आपको ऑर्डर आपको याद रखना है। जैसे इसको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए एक लिख के देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर कैसे होता है, देखिए ऑर्डर कैसे होता है, कैसे इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आता है नियॉन। नियॉन का तो जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है, मतलब पीरियड में। तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो किसका होगा, नियॉन का सबसे कम होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद किसका होगा आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेरिलियम का। उसके बाद बेरिलियम का कम होगा। उसके बाद किसका होगा आपका नाइट्रोजन का, क्योंकि ये क्या है, एक हम लोग देखें, ये कंप्लीट फील्ड है और ये क्या है, ये हाफ फील्ड है। तो सबसे कम नाइट्रोजन का, उसके बाद बेरिलियम का, और उसके बाद आपका नियॉन का, सबसे पहले कम नियॉन, उसके बाद बेरिलियम और उसके बाद नाइट्रोजन का। और बाकी उसके बाद एज इट इज हम लोग लिखते जाएंगे, लिथियम, कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन, ऐसे करेंगे। और ऐसे ही हम लोग किसका निकालेंगे, थर्ड पीरियड का भी ऐसे निकालेंगे। आप देखेंगे मैग्नीशियम और ये के केस में, फास्फोरस के केस में, मैग्नीशियम और फास्फोरस के केस में वैसे ही कंप्लीट फील्ड और हाफ फील्ड काम करता है। इसके कारण क्या होता है कि मैग्नीशियम और फास्फोरस का कम, एकदम सबसे कम तो आर्गन में, और उसके बाद कम हो जाता है पूरा पीरियड में, थर्ड पीरियड में सबसे कम हो जाता है मैग्नीशियम और फास्फोरस का। और उसके बाद जैसा है एज इट इज वैसे लिखते जाएंगे, तो ऐसे करके आप निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं। जैसे ग्रुप में हम लोग देखें, टॉप से डाउन जाते हैं, तो हम लोग बताएं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करता है, घटता है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी रीजन बना चुका हूँ कि क्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से क्यों, और सल्फर का ऑक्सीजन से क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि कोई साइज मैटर करता है, ये हम लोग आपको बता चुका हूँ। उसके बाद देखिए लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। दोनों में इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन हो रहा है। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होता है कि बॉन्डेड जो है एटम बॉन्ड में होना चाहिए। सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काम नहीं करता है, आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काम नहीं करता है, ये बॉन्डेड स्टेट में होना चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या इसमें होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। दोनों में डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कर रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, एक बॉन्डेड में, एक आइसोलेटेड में। ठीक है, और क्या है, इट रेगुलरली चेंज इन ए पीरियड में रेगुलर चेंज होता जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई ये एक्सेप्शन नहीं है। आप जैसे मतलब लेफ्ट राइट जाएंगे, लगातार बढ़ते जाएगा। सबसे ज्यादा आपका फ्लोरीन का निकल के आएगा, सेकंड पीरियड का लेंगे। लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इरेगुलर चेंज नहीं होता है। इसका क्या होता है, एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शनल केस में आता है कि रेगुलरली एकदम स्मूथली एक वेरी नहीं, मतलब डिक्रीज या इंक्रीज नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं रहता है। क्यों लिमिट नहीं रहता है, क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जब पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इसको आसानी से समझाऊंगा, इसके बाद ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कोई मतलब यूनिट क्यों नहीं रहता है, क्योंकि ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं रहता है, क्वालिटेटिव रहता है। ये टेंडेंसी बताता है कि टेंडेंसी कितना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का बॉन्डेड स्टेट में जब रहते हैं, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं रहता। लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलोजूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। आशा करता हूँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आया।